महाविद्यालय रोहट, विषय इतिहास। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में देखेंगे कि किस प्रकार से फ्रांस के अंदर जो मौजूदा व्यवस्था थी उससे त्रस्त होकर लोगों ने फ्रांस के अंदर जो है वो क्रांति की और राजतंत्र समाप्त किया। फ्रांस यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र था और संभवतः इंग्लैंड के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी और लुईस 14 के शासनकाल में फ्रांस बहुत शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि लुईस 14 ने युद्ध की नीति अपनाते हुए बहुत सारे अपने राज्यों के साथ युद्ध किया, अपनी सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन इससे राज्य की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत खराब हो गई और फ्रांस जो है वो कर्जे में डूब गया। लुईस 14 के बाद लुईस 15 ने लगभग 60 वर्षों तक शासन किया और वो भी एक अयोग्य और विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जिसने कि फ्रांस को सुधारने के लिए, फ्रांस की स्थिति को, आर्थिक राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। 15 की मृत्यु के बाद लुईस 16 या लुईस 16वां 1774 से 1792 में उसने फ्रांस में शासन किया। उसी के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई। लुईस 16 एक सभ्य व्यक्ति था, लेकिन उसके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था और फ्रांस जैसे विशाल साम्राज्य को चलाने का सामर्थ्य जो है उसमें नहीं था। और वैसे भी वो बहुत कम उम्र में फ्रांस का शासक बन गया। तो लुईस से पहले की जो व्यवस्थाएं थी वही लुईस 16 को मिली, और अगर वो उन स्थितियों के अंदर सुधार कर देता तो शायद कुछ हो सकता था, लेकिन लुईस 16 के ऊपर अपनी पत्नी का और कुलीन वर्ग का बहुत अधिक प्रभाव था और उन्होंने मिलकर जो है वो लुईस 16 को कुछ भी सुधार कोई भी करने नहीं दिया। सबसे पहले जब लुईस 16 आया तो उसने जो आर्थिक स्थिति दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई थी फ्रांस की, उसको सुधारने के लिए उसने तुर्गो को नियुक्त किया। तुर्गो एक बहुत ही योग्य व्यक्ति था और उसने ईमानदारी से, बहुत मेहनत से फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। उसने मूलतः दो बातें कही। एक तो ये कि सरकारी व्यय जो है वो कम किया जाए, जो कि अत्यधिक था, और वो व्यय भी कंस्ट्रक्टिव नहीं था, वो भोग विलास और शान और शौकत में था, डेवलपमेंट के लिए खर्च नहीं किया गया था। तो एक व्यय, सरकारी व्यय उसको कम करना और जो पब्लिक मनी आता है, सार्वजनिक धन है, उसके अंदर वृद्धि करना, ये दो जो है सिद्धांतों के ऊपर तुर्गो ने काम करना शुरू किया। उसने जो है वो एक तो कौरवी जो है वो समाप्त किया। ये व्यवस्था थी जिसमें कि किसानों को बेगार करनी पड़ती थी, जो जैसे जो सरकार के कार्य थे वो बिना किसी परिश्रम के उनको करने पड़ते थे, तो वो उसने समाप्त किया। और फिर उसने जो है वो कर व्यवस्था समान करने की कोशिश की और उसने करों को कुलीन वर्गों में भी लगाने की कोशिश की, लेकिन जिससे कि वो उसके विरोधी हो गए। और उन्होंने जो है वो मैरी एंटोनेट, जो लुईस 16 की पत्नी थी, उसके ऊपर और कुलीन वर्ग ने दबाव डाला कि तुर्गो को जो है वो पद से हटाया जाए, और उसके प्रभाव में आकर जो है वो उसने, राजा ने ऐसा ही किया और उसने तुर्गो जैसे योग्य मंत्री को हटा दिया। उसके बाद नेकर को नियुक्त किया। नेकर एक बैंकर था, लेकिन उस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया और नेकर ने सलाह दी कि उसमें सीधा सीधा भाग न लिया जाए, क्योंकि वो फ्रांस की आर्थिक स्थिति के लिए जो है वो घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन लुईस ने उसकी बात नहीं मानी और उसने कर्जा ले लेकर भी बहुत तरीके से अमेरिकन क्रांति का
समर्थन किया। नेकर ने जो है जो वास्तविक स्थिति थी जिसमें कि कुलीन वर्ग, जैसे कि फ्रांस के अंदर जो कुलीन वर्ग था उसका परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन का मात्र 2% था और बाकी जो है वो सामान्य वर्ग था और टैक्सेशन जो है वो उन्हीं लोगों पर लगाए जाते थे, कुलीन वर्ग पर नहीं लगाए जाते थे और ये वर्ग जो है बहुत शान और शौकत ऐश के साथ रहता था। तो ये सारा जो आंकड़े, खर्चे के आंकड़े, वो नेकर ने जो है वो उसको पब्लिक कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया। इससे जो है वो नेकर की रिपोर्ट में जो है वो कुलीन वर्ग, उनके भत्ते, उनके पेंशन और उसके एवज में वो सरकार के लिए कुछ भी नहीं करते थे, ये सारी बातें जो है सार्वजनिक होगी। तो इससे जो है वो फिर कुलीन वर्ग ने दबाव डाला और राजा ने, सम्राट ने उसको भी हटा दिया। उसके बाद कैलोन को वित्त मंत्री बनाया गया। अब जब आर्थिक सुधार होने की मांग होने लगी तो ये हुआ कि जब इस नए सिस्टम को, टैक्सेशन सिस्टम को लागू किया जाए तो उसमें जो है वो स्टेट जनरल को बुलाया जाए। स्टेट जनरल एक ऐसी संस्था थी जिसको कि बहुत सालों से नहीं बुलाया गया था, लेकिन वो एक ऐसी संस्था थी जो कि बहुत पुरानी थी और उसमें 3 श्रेणी रखी गई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो है वो पादरी वर्ग या ये जो चर्च के सदस्य होते थे वो होते थे। दूसरा या सेकंड जो श्रेणी होती थी वो कुलीन वर्ग की होती थी और थर्ड बोर्जुआ या जनरल जो पब्लिक होती थी, सामान्य जो लोग होते थे उनकी थी। पर इसमें जो वोटिंग सिस्टम होता था स्टेट जनरल में, उसमें एक व्यक्ति एक वोट नहीं देता था, उसमें पूरे श्रेणी का एक वोट होता था। जैसे इसमें 3 श्रेणियां हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में चर्च के मेंबर होते थे, सेकंड जो है वो इलीट क्लास या कुलीन वर्ग होता था और थर्ड जो है वो सामान्य वर्ग होता था। तो अब कुलीन वर्ग का एक वोट होगा, प्रथम स्टेट जो चर्च वाले होते थे उनका एक वोट होता था और सामान्य का एक वोट। इसका मतलब कुल मिलाकर 3 वोट होते थे। तो अब 3 वोटों में जनरली कुलीन वर्ग और पादरी जो है वो एक होते थे, क्योंकि पादरी वर्ग भी कुलीन ही होता था और पीछे जो सामान्य श्रेणी होती थी वो एक रह जाती। तो 3 में से अगर ये 2 वोट कर देते थे तो जो है सामान्य श्रेणी जो है उसकी सुनवाई नहीं होती। ये व्यवस्था जो है वो स्टेट जनरल में की गई थी और इसको जो है वो बुलाया गया। अब उससे पहले अगर हम नजर डालें कि फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके कारण क्या क्या थे। फ्रांस की क्रांति जो है वो एक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना है और क्रांति कभी भी एक कारण से नहीं हुआ करती है। क्रांति जो है लंबे समय से, जब उस देश के अंदर व्यवस्था जो है शोषण और अव्यवस्था होती है और जब ये होता है कि लोगों की सहन शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है और स्थिति जो है वो उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तब जो है वो जनता विद्रोह करती है। सामान्यतः जनता जो है वो कभी भी विद्रोह नहीं करती। तो विद्रोह उसी समय या क्रांति उसी समय होती है जबकि स्थितियां जो हैं वो सामान्य लोगों की सहन शक्ति से बाहर चली जाती है। तो बहुत वर्षों से जो है वो जनता के अंदर शासन के प्रति, कुलीन वर्ग के प्रति असंतोष पनप रहा था, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें, जैसे जो सामान्य वर्ग था उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उस पर नहीं थी। सामान्य जो वर्ग था, किसान, कृषक है या शिल्पकार है या दूसरे जो मजदूर हैं, 85% जो उनकी इनकम होती थी, आय होती थी, उसका 85% उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता और जो कुलीन वर्ग है वो टैक्स के बियॉन्ड था, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसके पास सारे अधिकार और इस सामान्य वर्ग के पास वो अधिकार विहीन था। उन लोगों के पास रोटी खाने को नहीं थी, जबकि ये लोग जो है वो इतने शान और शौकत में रहते थे। जो सम्राट का महल था वो राजधानी पेरिस से 12 किलोमीटर दूर वर्साई के
महल में था। वो जो है वर्साई का महल बहुत ही विशाल था। यूरोप के सबसे शानदार जो है वो महल वर्साई था और उसके अंदर हजारों लोग रहते थे, राजा रहता था, कुलीन वर्ग, हजारों उसके अंदर नौकर थे और उन सब के लिए आमोद प्रमोद जो है वो होता रहता था। तो बहुत बड़ा, बहुत सारा पैसा जो है वो इस शान और शौकत में खर्च हो जाता था। तो ये ऐसी स्थिति में कि एक तरफ जो है वो अथाह आमोद प्रमोद और एक तरफ सामान्य वर्ग जिसको कि 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। मैरी एंटोनेट ने जब ये क्रांतिकारियों ने शाही महल के बाद बाहर जब उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया तो मैरी एंटोनेट ने पूछा कि ये क्यों शोर कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि उनके पास ब्रेड खाने को नहीं है। तो मैरी एंटोनेट ने ये कहा कि अगर उनके पास ब्रेड नहीं है तो वो केक क्यों नहीं खा ले। ये दर्शाता है कि सम्राट और सामान्य वर्ग के बीच में कितनी दूरी थी। सम्राट और उसकी महारानी को ये कल्पना भी नहीं थी कि सामान्य वर्ग किस दरिद्री में, किस अभाव में जी रहा है और यही इस क्रांति का मूल जो है वो कारण है। अब इसमें हम अगर राजनीतिक कारण देखें तो सारी शक्ति जो है वो फ्रांस के राजा के पास होती थी। सम्राट जो है वो ये लुइस 14 तो ये कहता था कि मैं ही राज्य हूं और लुइस 16 ये कहता था कि ये कानून है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। तो सारी सत्ता जो है वो सम्राट के पास केंद्रित थी। अब ऐसे में अगर कोई योग्य शासक होता है तो वो जो है वो अपनी सत्ता को सही रूप से प्रयोग में करके जनता के लिए जो है कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर जो शासक हुए उन्होंने जो है व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए शासन किया। राज्य का सारा पैसा जो है वो भोग विलास में जाता था। केंद्र जो है वो पैलेस ऑफ वर्साई था जहाँ की रोज जो है वो पार्टियां होती थी। कुलीन वर्ग जो है वो जनता के लिए काम नहीं करती और ऐसे में जो राज्य व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी, वो सुसंगठित नहीं थी। अब उसमें ये होता था कि जो राज्य जो है वो इकाइयों में बटा रहता था और केंद्रीय शासन होता था। लेकिन केंद्रीय शासन जब शक्तिशाली होता है तो इकाइयां नियंत्रित और व्यवस्थित रहती। जब केंद्र कमजोर हो जाता है तो इकाइयां जो है वो स्वेच्छाचारी हो जाती है। तो इससे जो है कि जनता जो है वो इससे त्रस्त थी और वो चाहती थी कि राज्य के अंदर कम से कम ऐसी शासन व्यवस्था हो जिससे कि वो शांति से कार्य जो है वो कर सके। आम जनता को किसी प्रकार की कोई अधिकार नहीं थे, ना वो भाषण दे सकते थे, ना अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते थे, ना किसी प्रकाशन कर सकते थे। तो इससे ज्यादा ये भी था कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बना दो, बंदी बना के उसको जेल में डाल दो और जेल में डालने के बाद कोई जरूरी नहीं कि उनके ऊपर अभियोग चलाया जाए। तो ये जो ऐसी व्यवस्थाएं थी, अब इसमें जो है कुलीन वर्ग जो है वो उसके पास सारे अधिकार थे, वो टैक्स भी नहीं देता था और उसके ऊपर कोई कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती थी। तो ऐसी जो व्यवस्था थी इसमें क्रांति होना स्वाभाविक थी। सवाल ये था कि क्रांति कब होगी। क्रांति होगी ये तो बहुत वर्षों से जो है वो स्थिति से प्रकट हो रहा था और सम्राट और कुलीन वर्ग से अनभिज्ञ था। चूंकि इतने वर्षों से सामान्य वर्ग का शोषण हो रहा था और अधिकार प्राप्त वर्ग जो है वो उसका उपभोग कर रहा था कि उनको ये परिपेक्ष जो है उनकी समझ से परे था कि अब अगर सुधार नहीं किए गए स्थिति के अंदर तो एक फ्रांस के अंदर विस्फोट हो सकता है और वो विस्फोट हुआ। अब अगर हम इसमें सामाजिक कारण देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, अब जैसे पादरी वर्ग ये उस समय चर्च का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था राज्य में। लगभग फ्रांस की जो है वो 20% भूमि चर्च के पास था। चर्च के पास
इस भूमि से बहुत बड़ी आय होती है। और इसमें विशेष बात यह है कि इस आय पर किसी तरह का कोई कर नहीं लगाया जा सकता। तो ये इतना जो है वो चर्च के पास साधन थे, इतनी कमाई थी, और इनके जो उच्च चर्च के अधिकारी थे, जैसे बिशप है या एबट है, कार्डिनल है, ये बहुत शान और शौकत से रहते थे। और इस शान और शौकत के लिए जो है वो चर्च का पैसा इस्तेमाल करते थे और अपनी धार्मिक कर्तव्य जो है वो नहीं करते। इससे लोगों के अंदर जो है वो उनके ऊपर धीरे धीरे कर विश्वास उठता गया। और जो निम्न स्तर के अधिकारी थे, निचले स्तर के जो अधिकारी थे, पादरी वगैरह, वो अच्छा कार्य करते थे, वो सामान्य लोगों की तरह जो है वो जीते थे। दूसरा जो द्वितीय श्रेणी थी वो कुलीन वर्ग की थी। अब इसमें जो है वो सामंत है, राज दरबारी है, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, और फ्रांस का लगभग 1/4 भूमि जो है वो कुलीन या इस वर्ग के लोगों के पास थी। और इस भूमि की कमाई से ही वो शान शौकत और भोग विलासता का जीवन बिताते थे। सामंत जो है वो अपनी अपनी जागीरों में ही समय बिताते थे, और किसी तरह की कोई आर्थिक सुधार या विकास की बात नहीं कही जाती थी। वो उस समय जो है ये वर्ग सिर्फ अपनी भोग विलासिता में और अपनी शान और शौकत में रहने में विश्वास करते थे। तीसरा वर्ग जो है उसमें एक तो मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग का हम ये मान लें कि जो मिडिल क्लास है, जिसमें कि शारीरिक श्रम तो नहीं करना पड़ता था, जैसे वकील है, कलाकार है, चिकित्सक है, अध्यापक है, साहित्यकार है, व्यवसायी है। लेकिन ये कुलीन नहीं थे, इनकी ये शारीरिक श्रम भी नहीं करते थे, और इनके पास थोड़ा बहुत धन था, इनका जीवन स्तर जो है सामान्य से ऊंचा था, पर इनके पास कोई भी राजनीतिक अधिकार जो है वो नहीं थे। अब चूंकि ये पढ़ा लिखा वर्ग था, तो ये राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जो है वो परिवर्तन की मांग कर रहा था। वो चाहता था कि इस व्यवस्था के अंदर सुधार हो। फिर सामान्य वर्ग में शिल्पकार भी आते थे। शिल्पकार या इसको दस्तकार कहते थे। ये अपनी अपनी श्रेणियों में संगठित थे, लेकिन इनको राज्य की तरफ से कोई भी संरक्षण या प्रोत्साहन जो है वो नहीं मिलता था। तो ये लोग भी आर्थिक स्थिति जो है वो इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। फिर कृषक वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा खर्चा या टैक्सेशन जो है इस वर्ग को आता था, और उनका खुद का ये सबसे ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन इनका जीवन जो है बहुत दयनीय था। इनको चर्च और जागीरदार को, कभी राज्य को, मतलब ये राज्य को भी कर देते थे, चर्च को भी देते थे, और जागीरदारों को भी जो है वो कर देते थे। तो जो ये कमाते थे, हार्ड मेहनत करके जो ये कमाते थे, उसका 85% ये इनको कर के रूप में देना पड़ता था, जिससे कि सिर्फ 15% जो है वो इनको मिलता था। अगर इनके 100 रुपए की कमाई है तो 75 रुपए इनको टैक्स के रूप में देना होता था, और सिर्फ 15 रुपए जो है वो इनको मिलते थे। तो ऐसी स्थिति जो है वो थी, और इन्होंने इसीलिए कृषक वर्ग जो है वो सुधार चाहता था और मौजूदा स्थिति में के अंदर परिवर्तन चाहता था। फिर आर्थिक कारण में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्य दिवालिया हो रहा था, उसके ऊपर कर्जों का बहुत बोझ आ गया था, और खर्चा जो है, व्यय जो है वो नॉन डेवलपमेंट वर्ग में हो रहा था। आमोद प्रमोद और विलास में, युद्ध में खर्च हो जाता था। वो जो इनकम होती थी राज्य की, वो लोगों की स्थिति सुधारने में या फ्रांस के अंदर आर्थिक सुधारों को लगाने में नहीं की जाती थी। वो सिर्फ और सिर्फ 2% लोगों के भोग विलास में प्रयोग में ली जाती थी। इसलिए जो है वो साधारण आदमी की स्थिति बदतर से बदतर होती गई। फिर फ्रांस के अंदर जो दार्शनिक वगैरह थे उनका भी योगदान था। जैसे मॉन्टेस्क्यू, उसका जो स्पिरिट ऑफ लॉ, जो उसकी कृति है वो बहुत फेमस थी, और उसका मानना था कि इस निरंकुश
शासन को समाप्त करना है और वो वैधानिक शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक था। उसने जो है वो लोगों अपने लेखनी के द्वारा लोगों को जागृत करने की कोशिश की। फिर वोल्टेयर जो है उसको वो इतना लोकप्रिय था, इतना बेबाकी से अपनी बात कहता था, उसको बहुत बार कारावास में जाना पड़ा। और वो ये कहता था कि किसी जनता पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए, और वो मानव स्वतंत्रता का प्रखर जो है वो समर्थक था। वो चर्च के अधिकारों को भी समाप्त करना चाहता था, और वो चर्च को बदनाम चीज के नाम से कहता था। फिर रूसो भी एक बहुत ही फेमस थिंकर था, फ्रेंच थिंकर था, और उसने जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जो सबसे फेमस बुक थी वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, और उसने भी जो है वो इस व्यवस्था को बदलकर जो है वो क्रांति के द्वारा सुधार लाने की जो है वो बात कही। तो इन विचारकों ने जो है वो एक इंटेलेक्चुअल या एक ऐसी पृष्ठभूमि अपने विचारों द्वारा, अपनी लेखनी द्वारा ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जहां पे की क्रांति का बीज जो है प्रस्फुटित हो सके। फिर बहुत सारे जो है अन्य कारण भी थे कि जो युद्धों के कारण अधिक राजकोष पर जो भार पड़ा, और जो व्यवहार कुलीन वर्ग और सम्राट का जो लोगों के प्रति व्यवहार था, ये सब मिलाकर समग्र रूप से जो है एक ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा की जो कि क्रांति में परिवर्तित हुई। धन्यवाद।